हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे क्रियाकाल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। और ये एग्जाम की वेटेज रखता है 5 मार्क्स या फिर कभी कभी इसके ऊपर 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी 4 इयर्स पहले की भी वीडियो ऑलरेडी यहाँ इस पर अपलोडेड है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पार्ट्स में है। मैं चाहता हूँ कि कलेक्टिवली तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं और कुछ भी चीज तुम्हारी उसमें छूटे नहीं। तो बेसिकली क्रियाकाल होता क्या है? तो यहाँ पर क्रियाकाल दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक आता है यहाँ पर क्रिया, दूसरा आता है काल। अब बेसिकली जो क्रिया वर्ड है यहाँ पर, पहले इसको पकड़ो। क्रिया वर्ड, तो क्रिया वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर चिकित्सा करना। चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट करना। हम किसी भी व्याधि की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखो, तुम फर्स्ट ईयर में हो, आई आई नो तुम्हें अभी बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसको हमें कैसे याद करना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर व्याधि वर्ड आएगा बार बार, तो व्याधि का मतलब क्या होगा? डिजीज। ध्यान रखना, व्याधि का मतलब क्या रहेगा? डिजीज रहेगा। अगर यहाँ पर कभी भी विकार वर्ड आता है तो विकार का मतलब भी क्या है? कि डिजीज से रिलेटेड बात चल रही है वहां पर। ठीक है। और चिकित्सा का मतलब ट्रीटमेंट है, वो आपको पता ही है। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पर। तो क्रिया का मतलब क्या है? यहाँ पर ट्रीटमेंट करना, कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और काल का मतलब क्या होता है? अवसर। अगर हम दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? चिकित्सा का जो अवसर होता है, चिकित्सा का अवसर को ही क्रियाकाल कहा गया है। अब कुछ चीजें थोड़ा बेसिक से यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। अब डिजीज कब होती है? खुद सोचकर देखो। अगर हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट से बात करते हैं, डिजीज कब होती है? अगर हम बात करते हैं एलोपैथ में, तो एलोपैथ में थोड़ी मतलब अलग थ्योरीज चलती हैं डिजीज के लिए। कि अगर कोई जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि ब्लड प्रोफाइल है, हमारी लिपिड प्रोफाइल है, उसके अंदर अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, इसको पर्टिकुलर डिजीज है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं थायराइड की, थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं हम, T3 T4 TSH कराते हैं। सपोज T3 T4 नॉर्मल रेंज में है और हमारा TSH एलिवेटेड है, तो हम बोलेंगे पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो अगर हम इसी चीज को अब आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो आयुर्वेद जो काम करता है हमारा, वो दोष, धातु और मल पर काम करता है। ठीक है। तीन चीज आपको ध्यान रखनी है: दोष, धातु और मल। अगर ये दोष क्या होते हैं? हमारे दोष होते हैं यहाँ पर हमारे वात पित्त कफ। धातु हमारी सात होती हैं जो धारण करती हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और मल तीन होते हैं हमारे। ठीक है। मूत्र होता है, पुरीश होता है और स्वेद होता है। तो बेसिकली अगर हमारी बॉडी के अंदर ये तीनों चीजें नॉर्मल स्टेट में हैं, ये तीनों ही चीजें अगर हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल स्टेट में है, तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन करेगी। और एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेद टर्मिनोलॉजीज में साम्य अवस्था। ठीक है, ये टर्म भी तुम्हें याद करनी है। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्टेट की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है। अब दोष, धातु, मल क्या है? नॉर्मल स्टेट में तो कोई भी डिजीज नहीं है। अगर वात अपनी जगह से बढ़ जाता है तो डिजीज हो जाएगी, कम हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगी। पित्त, ऐसे ही कफ। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी कि अगर TSH एलिवेटेड आता है T3 T4 के कंपैरिजन में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अगर T3 T4 एलिवेटेड आता है TSH के कंपैरिजन में, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, एलोपैथी में तो बहुत सारे मार्कर्स है क्योंकि अच्छे से रिसर्च हो रखी है। लेकिन उस टाइम पर ऐसे कोई भी रिसर्च करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। तो हमारे आचार्य ने क्या किया? सिर्फ तीन चीजों को बताया कि दोष, धातु, मल जो है, अगर ये अपने नॉर्मल स्टेट से हटेंगे, मतलब साम्य अवस्था से हटेंगे, विषम अवस्था में जाएंगे। अब विषम अवस्था, ये भी एक टर्म याद करना आप। विषम अवस्था का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल, नॉर्मल से हटकर, है ना? तो एबनॉर्मल होना। तो दोष, धातु, मल जब एबनॉर्मली जाएंगे तो इससे क्या होगा? डिजीज बनेंगी। ठीक है, इससे डिजीज होगी। तो अलग अलग आचार्य ने डिजीज की उत्पत्ति में अपना अलग अलग मत दिया है, मतलब अपना अलग अलग बात रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला है आचार्य चरक ने, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, मतलब धातु की विषमता ही विकार है। दोबारा समझो, आचार्य चरक ने क्या बोला है कि जो धातु होते हैं हमारे, अगर धातु में विषमता आती है, मतलब धातु अगर एबनॉर्मल जाते हैं, एबनॉर्मल जाते हैं हमारे धातु, तो उससे विकार होगा। विकार का मतलब क्या है? उससे हमारी बॉडी में डिजीज होगी, है ना? तो ये बात है। छोटी सी कोटेशन है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा।
यहाँ पर क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, धातु की साम्य अवस्था ही निरोगता बताया गया है। आचार्य चरक ने क्या बोला है, देखो दो धातु मल में से तीन चीज में से इन्होंने क्या धातु को पकड़ा है। इन्होंने क्या बोला है कि देखो जी जो धातु है, अगर धातु साम्य अवस्था में रहेगी मतलब नॉर्मल स्टेट में रहेगी, तो पेशेंट जो होगा हमारा वो डिजीज फ्री रहेगा, इंडिविजुअल कैसा रहेगा, वो डिजीज फ्री रहेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल से हटकर एबनॉर्मल होती है, मतलब ये विषम अवस्था में जाती है, ये अगर विषम अवस्था में जाती है, तो क्या होगा वहां पर जो हमारा इंडिविजुअल है उसको कुछ ना कुछ डिजीज होने लगेंगी। पर्टिकुलर डिजीज की यहाँ बात नहीं चल रही है, बट ये है कि हाँ उस पेशेंट को डिजीज होने लगेगी। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आचार्य वाग्भट ने अलग बोला है। क्या बोला है आचार्य वाग्भट ने, जिन्होंने अष्टांग हृदय बताई है, कि रोगस्तु दोष वैषम्यम, कि दोषों की विषमता ही रोग कहलाता है। अब मैंने तुम्हें तो शॉर्ट फॉर्म में बता ही दिया था कि दोष धातु और मल को पकड़ लो, है ना, इनकी अगर एबनॉर्मेलिटी होगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर डिजीज होगा। तो इन्होंने क्या बताया, दोष को बताया कि अगर देखो दोष अपने नॉर्मल स्टेट से हटेंगे तो डिजीज की उत्पत्ति वो करेंगे। ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन थोड़ी इनसे अलग है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि बढ़े हुए दोषों दोषों का शमन करे, हमें ऐसी क्रिया करनी है। क्रिया का मतलब क्या है, हमें ऐसी चिकित्सा करनी है। चिकित्सा मतलब हमें ऐसा रोगी को ट्रीटमेंट देना है कि जो बढ़े हुए दोषों का तो शमन करे, लेकिन अन्य कोई व्याधि को उत्पन्न ना करे। वही क्या कहलाती है, चिकित्सा कहलाती है। बात समझ में आ गई। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी, है ना। आप सपोज करो आपने उसको सिफेक्सिम दी। अब सिफेक्सिम आपने दी, ठीक है। तो सिफेक्सिम से क्या होगा, उसका स्टमक अपसेट हो जाएगा। जैसे आप सुबह शाम खाने के लिए दोगे, उसको सुबह शाम खाने के लिए दोगे, तो हो सकता है कि उस पेशेंट का जो स्टमक है वो अपसेट हो जाए। तो आपने क्या किया, उस बैक्टीरिया को तो किल कर दिया एंटीबायोटिक देकर, बट उसका स्टमक अपसेट हो गया है। तो क्या ये ट्रीटमेंट सही है? ऐसा ट्रीटमेंट ये सही नहीं है। ठीक है, ये तो मैं एलोपैथ के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ तुम्हें। अब अब हम क्या करेंगे, अगर कोई ठीक से पढ़ा हुआ डॉक्टर होगा, उसे पता है कि सिफेक्सिम से क्या होता है कि स्टमक अपसेट होता है, तो साथ में क्या करेगा, एक पीपीआई भी साथ में देगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी साथ में देगा। जैसे कि मार्केट में आते हैं, पेंटाप्रोजोल आता है, रेबिप्राजोल आता है, ओमिप्राजोल आता है। तो सिफेक्सिम के साथ वो एक पीपीआई भी देगा, जिससे स्टमक भी अपसेट नहीं होगा और बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा। तो हमें ट्रीटमेंट ऐसा करना है कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं ठीक होने के लिए, वो तो ठीक हो जाए, और उसके अलावा कोई और डिजीज उस पेशेंट के अंदर उत्पन्न ना हो, कोई और डिजीज उसके अंदर नहीं बननी चाहिए। तो इसको एक अच्छी ट्रीटमेंट में हम काउंट करेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, अब तो ये देखो एलोपैथ के रेस्पेक्ट में बात हुई, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये क्या होगा, आयुर्वेद ने क्या माना है कि जो दोष होते हैं इनके घटने से और बढ़ने से क्या होती है, डिजीज होती है। तो हमने क्या बोला कि हमें चिकित्सा ऐसी करनी है कि जो ये दोष है इनका तो शमन हो जाए। शमन मतलब क्या है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, लेकिन अन्य कोई व्याधि को उत्पन्न ना करे, मतलब अन्य कोई डिजीज को उत्पन्न ना करे। तो ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि क्रियाकाल, बेस्ट क्रियाकाल उसी को हम बोलेंगे कि जो बड़े हुए दोष हैं उनको तो शांत कर दे, और लेकिन कोई भी और डिजीज को वो उत्पन्न ना करे। यही एक अच्छी क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब क्रियाकाल के अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग भेद दिए हैं। देखो बेसिकली हमें यहाँ पर तीन आचार्यों को फॉलो करना होता है। फर्स्ट आते हैं आचार्य चरक, दूसरे आते हैं हमारे पास आचार्य वाग्भट, है ना, और तीसरे आते हैं हमारे पास आचार्य सुश्रुत। इन तीनों को ही फॉलो करना होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आचार्य चरक और वाग्भट की, तो आचार्य चरक और वाग्भट ने क्रियाकाल के तीन भेद बताए। वो भेद कौन कौन से हैं, पहला आता है चे, दूसरा आता है प्रकोप, तीसरा आता है प्रशमन। अब जो चे अवस्था है, चे अवस्था का मतलब क्या होता है कि दोष बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हमने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर सपोज करो दोष है, ये दोष की नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये दोषों की नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर ये मैंने एक मार्कर लगा दिया है, ठीक है, अगर दोष इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगी, इससे नीचे जाएंगे तो डिजीज हो जाएगी। लेकिन इस रेंज के ऊपर नीचे अगर दोष जाते हैं, सपोज करो दोष इतने बढ़ जाते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगी। हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ जाए, तो डिजीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चय अवस्था में क्या होता है, फर्स्ट जो हमारी चय अवस्था है, दोष अपने स्थान पर ही बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रकोप अवस्था में क्या होता है, दोष बहुत ज्यादा अपने स्थान पर
बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे, तो जो हमारे दोष है वो शांत हो जाएंगे। तो प्रशमन का मतलब क्या है, दोषों का शांत होना। तो यहाँ पर हमारे जो दोष होंगे वो शांत हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो बेसिकली हमें यहाँ पर, एक सेकेंड, हम्म, तो बेसिकली हमें यहाँ पर आचार्य चरक और वाग्भट ने तीन भेद बताए हैं। जे मतलब दोषों का अपने स्थान पर बढ़ना, दूसरा प्रकोप अवस्था, दोष अपने स्थान पे बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, और प्रशमन अवस्था की दोष अब जो है शांत हो चुके हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसके 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 6 प्रकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। कि आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि देखो 6 इसके भेद होते हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद, है ना। अब इसको समझना एक वन बाय वन। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो यहाँ पर एक गैस चूल्हा है, ठीक है, ये है बर्नर, ये बर्नर लगा हुआ है, और हमने इसके ऊपर एक पतीला रखा, ठीक है, पतीले के अंदर क्या है, दूध है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिल्क है, और हमने यहाँ से बर्नर स्टार्ट कर दिया, मतलब बर्नर हमने ऑन कर दिया है। अब दूध क्या होगा, जब थोड़ा सा गर्म होगा दूध तो बॉईल होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पर दो दूध बॉईल होना स्टार्ट होगा, बॉईल हुआ फर्स्टली। फिर दूध क्या होगा, उबल उबल कर हल्का हल्का करके ऊपर आएगा, ठीक है, पतीले के ऊपर तक आएगा। तो दूसरी अवस्था में क्या होगा, जो दूध होगा वो हमारा ऊपर तक जाएगा, ठीक है, दूध उबलेगा। तो दूध उबलेगा, ऐसे लिख लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हमने बर्नर अभी बंद नहीं किया तो दूध निकल कर यहाँ से बाहर चूल्हे पर गिर जाएगा, है ना, चारों तरफ गिर जाएगा। तो तीसरी अवस्था में क्या होगा, फैल जाएगा, है ना, चारों तरफ। यहाँ लिख सकता हूं मैं, चारों तरफ फैल जाएगा हमारा दूध। क्लियर हो गई बात। तो पहले तुम इसकी 3 अवस्थाएं समझो। तो पहले अवस्था में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं संचय। संचय अवस्था में क्या होता है, दोष अपने ही स्थान पर बढ़ते हैं। दोष क्या होते हैं, दोष को पुशअप मिलता है कि तुम्हें अपने स्थान पे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बाइक खड़ी है, हमने बाइक में सिर्फ किक मारी है, चलाया नहीं उसको, तो इंजन स्टार्ट हुआ है सिर्फ, चलाया नहीं हमने बस, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, दोष जो होते हैं वो अपने ही स्थान पर जहां पर वो प्रेजेंट है, जो आप इसके वातपित्त कफ के स्थान पढ़ोगे, उस स्थान पर वो एकदम संचय होना स्टार्ट होते हैं। मतलब जो उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है उससे थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होते हैं। प्रकोप अवस्था में क्या होगा कि वो और ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूध के एग्जांपल से कंपेयर करो, कि दूध बॉईल होना स्टार्ट हुआ है, तो ये कौन सी अवस्था से कंपेयर हो जाएगा, संचय अवस्था से, कि वहीं पर है लेकिन मतलब बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। प्रकोप अवस्था में क्या होगा कि अपनी जगह से बाहर तो नहीं जाएगा, पतीला क्या है, उस दोष का घर है, ठीक है, ये पतीला क्या है, उस दोष का घर है। दोष यहाँ पर इतने से हिस्से में था, ठीक है, लेकिन इस पूरे पतीले में दोष अब फैल जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे दूसरी अवस्था में। इसी पतीले के अंदर अच्छी तरह से फैल जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये कौन सी अवस्था होगी, दूसरी प्रकोप अवस्था होगी। और तीसरी अवस्था में क्या होगा, जो दूध है बाहर निकल गया है, पतीले से बाहर निकल गया, तो ये क्या होगी, प्रसर अवस्था होगी। मतलब जो एक पर्टिकुलर स्थान था उस दोष का, अब वो चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो गया है, तो ये हो जाती है हमारी तीसरी प्रसर अवस्था। ठीक है, पहले इन तीन को पढ़ते हैं, फिर स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद के बारे में हम जानेंगे। वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले तो पहली क्रियाकाल की अवस्था क्या है, संचय। अब ये क्या बताया है आचार्य वाग्भट ने, कि दोषों का अपने स्थान में वृद्धि होना, मतलब दोष अपने स्थान पे अगर बढ़ेंगे, उसी को चय या संचय कहते हैं। यह रोग की प्रारंभ अवस्था है, मतलब रोग यहीं से स्टार्ट होना स्टार्ट करता है, रोग यहीं से बनता है, ये प्रारंभ अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल फेज है किसी भी डिजीज का। कि देखो आयुर्वेद के जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो एक तरीके से ब्लड वगैरह के ऊपर नहीं चलते हैं। आयुर्वेदिक कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ दोष धातु मल पर चलते हैं, और इनमें भी मेनली दोष के ऊपर चलते हैं। अगर दोष अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से हटेंगे तो क्या होगा, डिजीज बनेगी बनेगी। और इसके भी अलग अलग स्टेजेस बता दिए हैं आचार्यों ने। क्या बोला कि जो पहली स्टेज है संचय अवस्था है, तो ये क्या है, एक इनिशियल फेज है डिजीज की, ये इनिशियल फेज है किसी भी डिजीज की, कोई भी डिजीज होगी, सबसे पहले क्या होगा, दोष अपनी अपनी जगह पर बढ़ेंगे, ठीक है, प्रारंभ अवस्था है। तो दोषों के जो स्थान बताए गए हैं उन स्थानों में ही दोष की वृद्धि होगी। जैसे वातपित्त कफ के आपने स्थान पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, तो जहां जहां उनके स्थान है वहीं पर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनके बढ़ने के यहाँ पर 4 कारण बताए हैं।
ये क्यों बढ़ते हैं? तो पहला आता है इसके अंदर असात्म्य इंद्रियात संयोग। असात्म्य इंद्रियात संयोग का मतलब क्या होता है कि इंद्रियां क्या होती है? हमारे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, देखो इस लेक्चर में जितने भी आपको आयुर्वेदिक टर्म्स दिख रही हैं, जैसे इंद्रियां, इंद्रिया का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन। ये आपको फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ तीनों में तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए इसको याद कर लेना, इंद्रिया मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन। तो इंद्रियों का अपने विषय के साथ अतियोग, अयोग या मिथ्य योग हो जाना, यही क्या है? रोग का कारण माना गया है। इसका मतलब क्या है? आप एक कोई भी सेंस ऑर्गन पकड़ लो, फॉर एग्जांपल आपने ईयर लिया, ठीक है। अब ईयर जो होता है एक तरीके से जो हमारे साउंड वेव्स होते हैं उनको सेंस कर कर और हमें साउंड बताता है कि हाँ इस टाइप की आवाज सुनाई दे रही है। अब लेकिन बहुत से पेशेंट तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जो आपको आकर बोलेंगे कि हमें तो एबनॉर्मल आवाज आती है, ठीक है, जिसको मॉडर्न में हम टिनिटस कहते हैं। ठीक है, टिनिटस कहते हैं। टिनिटस डिजीज होती है जिसमें लाइक बेल बजने की आवाज आती है किसी पेशेंट को, और तरह तरह की आवाजें आती हैं, ठीक है, टिनिटस होती है। तो होगा क्या, विषयों का अपने मतलब इंद्रियों का अपने विषय के साथ क्या हो गया, यहाँ पर अतियोग हो गया, इतना ज्यादा अतियोग हो गया कि पेशेंट को एबनॉर्मल आवाज आ रही है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल दिया टिनिटस का, ठीक है। या फिर अयोग हो गया। अयोग मतलब क्या है? वो किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है, मतलब कोई भी जो सेंसरी ऑर्गन से किसी चीज को सेंस ही नहीं कर पा रही है, तो अयोग हो गया है, अयोग हो गया है। सेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? डेफनेस आ गई है। अगर हम ईयर का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि पेशेंट के अंदर डेफनेस आ गई है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर मिथ्या योग हो गया है। मिथ्या योग का मतलब क्या है कि पेशेंट को ऊंचा सुनाई दे रहा है, मतलब कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, पेशेंट को कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, साउंड वेव्स जो है ईयर की वो ठीक से सेंस नहीं कर पा रही है। तो असात्मीय इंद्रियात संयोग का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो तुम कि जो इंद्रिय है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वो अपने विषय के साथ में अतियोग, अयोग या फिर मिथ्य योग हो चुकी है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर डिजीज की उत्पत्ति होगी। दूसरा क्या है? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या मतलब होता है कि बुद्धि देरिये के भ्रष्ट हो जाने से, मतलब जो इंसान का मेंटल स्टेट है, यहाँ पर बात चल रही है दिमाग की, जो मेंटल स्टेट है किसी भी इंडिविजुअल की, अगर वो एबनॉर्मल हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी की, उसके बाद वो अशुभ कर्म करता है। अशुभ कर्म कैसे? जैसे कोई इंसान जा रहा है, किसी बुद्धि भ्रष्ट वाला आदमी जा रहा है, उसने उसकी कार पर ईंट मार दी, या फिर कोई इंसान जा रहा है, कोई नॉर्मल पर्सन जा रहा है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, उसने उसको पकड़ के मार दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अशुभ कर्म कर रहा है। तो अशुभ कर्म करने से भी क्या होता है? यहाँ पर दोष बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऋतुओं के अनुसार भी दोष का बताया गया है कि किस ऋतु में कौन सा दोष का प्रकोप होता है, किस दोष का शमन होता है। जैसे ये चार्ट तुम्हें याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, नॉर्मली तुमसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि ये बताओ कि वात का प्रकोप, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, वात का प्रकोप किस ऋतु में होता है? तो अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप बता दोगे कि वर्षा ऋतु में होता है वात का प्रकोप। तो इसे याद करने का ना बहुत सिंपल तरीका है, कि मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है इसे याद करने का। कि देखो यहाँ तुम्हें लिखना है वात पित्त कफ, ठीक है, वात पित्त कफ लिखना है, और ऊपर लिखना है संचय प्रकोप शमन। और एक 6 हमारे सीजन्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, तुम्हें इसे इसी फॉर्म में याद करना है। तो यहां से स्टार्ट करो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म लिखो, फिर डायगनली ऊपर ले जाओ ग्रीष्म को, फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ठीक है, और फिर यहां से वर्षा को ले आओ, वर्षा, शरद, हेमंत। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पर बता दिया गया है ऑलरेडी कि किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, संचय होता है। तो तुम यहाँ से बता सकते हो कि अगर पित्त दोष है तो ये शरद ऋतु में इसका प्रकोप चल रहा है, तो उस टाइप से ही पेशेंट आते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बता दिया गया है। आगे चलते हैं वे आदि के अनुसार। वे का मतलब क्या होता है? एज। अगर हम एज की बात करते हैं, तुमने बच्चों को देखा होगा, जो बाल्य अवस्था होती है उसमें बच्चे बहुत सोते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 12 से 16 घंटे तक वो सोते सोते हैं। तो क्यों सोते हैं? क्योंकि उनके अंदर कफ बड़ा होता है। ठीक है, वात पित्त कफ के तुमने अगर गुण पढ़े होंगे तो कफ का एक गुण होता है आलस्य आता है जिससे, है ना। तो कफ गुण बड़े होने की वजह से बालक बहुत ज्यादा सोता है। अब वृद्ध अवस्था में तुमने देखा होगा नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी सोते ही नहीं है। ठीक है, तो वृद्ध अवस्था मतलब क्या है? ओल्ड एज। ओल्ड एज में वात बड़ा होता है, ठीक है। और युवा अवस्था में सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर पित्त बड़ा होता है ना। पित्त, पित्त का ही गुण होता है, ठीक है, गुस्सा करना, उष्णता उसके अंदर ही होती है। तो युवा अवस्था के अंदर क्या होता है? पित्त बड़ा होता है। बात समझ में आ गई? अब सब मैंने तुम्हें बता दिया है कि किस किस कारण से दोष यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने 4 कारण पढ़ लिए हैं। मैं दोबारा से एक तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, आचार्य सुश्रुत ने 6
प्रकार बताएं क्रियाकाल के। तो पहले क्या बताया उन्होंने कि संचय होता है। अब संचय मतलब दोषों को अपने स्थान पे बढ़ना। अब इसके चार कारण बता दिए, असात्व इंद्रियात संयोग, प्रज्ञापराध, दो के अनुसार और वे के अनुसार। तो हमने यहाँ पर कारण तो पढ़ लिए। अब दोष बढ़ गया तो हमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर वात बढ़ा है किसी इंडिविजुअल के अंदर तो कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रंक, है ना। आप सोच सकते हो ऐसे लाइक एब्डोमन, एब्डोमन सोच सकते हो, एब्डोमन प्लस जो प्लूरल कैविटी होती है ना, प्लूरल कैविटी होती है उसको बोला जाता है। तो कोस्ट में क्या होगा, पेशेंट के भारीपन हो जाएगा, है ना, हैवीनेस सी लगेगी। अगर पित्त बड़ा है तो त्वचा नख में क्या होगा, पीलापन दिखाई देगा। जो हमारी स्किन है, आईज है, इन सब में क्या होगा, येलोइश दिखाई देगा कलर। अगर कफ बड़ा है तो अग्नि मंद हो जाएगी और डाइजेशन ठीक से नहीं होगा और अंगों में भारीपन, आलस्य आएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब कि बस सोना है मुझे और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब जब ये अवस्था आती है, संचय वाली अवस्था आती है, तो इसमें समान गुण पदार्थ खाने की अनिच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर अगर पित्त बढ़ गया है, तो पित्त बढ़ गया है किसी के अंदर, पित्त का गुण होता है उष्ण, तो वो इंडिविजुअल ये बोलेगा कि मुझे गर्म चीजें नहीं खानी है, मुझे ठंडी चीजें खानी है, क्योंकि उसके विपरीत गुण वाली चीजें खाने की उसकी इच्छा होती है। तो वो बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे ठंडा पानी पीना है। ठीक है। तो वो ये सारी चीजें वो करेगा, लेकिन गर्म चीज खाने के लिए वो मना करेगा। ठीक है। इस अवस्था में अगर हमने दोषों को देखा और यहीं पर नष्ट कर दिया, तो दोष जो है आगे की अवस्था में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो दोष पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रकोप। ठीक है। तो दोष अब हमारे, अगर हमने वहां ठीक नहीं किया तो दूसरी अवस्था में आ जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, पतीला है, पतीला में यहाँ पर दूध रखा है, ठीक है, बॉईल होना स्टार्ट हुआ है। या तो हम गैस का बर्नर यहीं बंद कर दें, नहीं बंद, बर्नर बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये दूध ऊपर ऊपर आकर यहाँ तक आ जाएगा उबल कर। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने दोषों को नष्ट नहीं करा तो दोष उसी स्थान पर ऊपर तक आ जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी क्रियाकाल की अवस्था क्या है, प्रकोप अवस्था। इस अवस्था में जो दोष होते हैं जो अब तक अपने स्थान पर संचित थे, ठीक है, वो क्या होगा, फैलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब फैलने स्टार्ट होते हैं तो स्वभाव से भी फैलते हैं अपने। ठीक है। तो यहाँ पर इनके अलग अलग कारण बताए गए हैं। अब वात कब बढ़ेगा, तो वात के जो गुण है, अगर हम उन वही कार्य करेंगे जो वात के गुण वाले हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वात बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बलवान से ज्यादा लड़ेगा तो उसके अंदर वात बढ़ेगा। जितने भी एक्टिविटीज है, कोई भी एक्टिविटी करेगा ना तो वात बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर रस के अकॉर्डिंग भी है, तुमने 6 प्रकार के रस पढ़ोगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है। तो इन तीनों से क्या होता है, हमारा कफ बढ़ता है। तो अगर कोई मधुर, अम्ल, लवण जैसी चीजें खाएगा तो उससे क्या होगा, कफ बढ़ेगा। तो कफ के प्रकोप के कारण तुम देख सकते हो यहाँ पर कि मधुर, अम्ल, लवण जैसे कोई चीज खाएगा तो उससे कफ बढ़ेगा। और तुमने कफ के गुण का श्लोक भी याद करा होगा, उसमें शीत भी आता है, स्निग्ध भी आता है, गुरु भी आता है। तो अगर कोई इन पदार्थ को भी खाएगा तो उससे बढ़ेगा। और कफ का गुण क्या होता है कि मतलब जो आदमी लेटा रहता है, सोता रहता है, तो अगर कोई दिन में सोएगा उससे भी कफ बढ़ेगा उसके अंदर। जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेगा उसके अंदर भी कफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसको रटना नहीं है, इसको तुम तरीके से याद करो कि जिसके अंदर आलस से ज्यादा रहेगा उसके अंदर कफ बढ़ेगा, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेगा उसके अंदर कफ बढ़ेगा, जो दिन में सोता रहेगा उसके अंदर कफ बढ़ेगा। बाकी ये रस के अकॉर्डिंग मधुर, अम्ल, लवण से क्या होगा, कफ बढ़ेगा। और गुण का श्लोक तुम याद करो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सस्ने, स्निग्ध, इस तरीके से आता है ना। तो शीत, उसके अंदर शीत भी आता है, स्निग्ध भी आता है, गुरु भी आता है। तो इन पदार्थों का कोई सेवन करेगा, इन चीजों को खाएगा, तब भी कफ पेशेंट के अंदर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब कटुतित कषाय से क्या होता है, हमारी वात बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, यहाँ पर लिख लेना कि कटु, तिक्त और कषाय। कोई पर्सन अगर कटु तिक्त कषाय का सेवन करता है तो उसके अंदर क्या होगा, वात बढ़ेगा। बलवान से लड़ेगा तो वात बढ़ेगा। कोई भी एक्टिविटी करेगा, अधिक व्यायाम मतलब कोई एक्सरसाइज करेगा, अधिक मैथुन करेगा, इंटरकोर्स करेगा, तब भी वात बढ़ेगा। कोई अगर ऊपर से गिर जाएगा तब भी वात बढ़ेगा। दौड़ेगा, चोट लगेगा, और हल्के से मूंग मसूर ये खाएगा, क्योंकि कैसी होती है ये कैसी होती है, ये बहुत लाइट होती है। ठीक है। और ये शीत होती है, शीत गुण वाली होती है, इसलिए क्या करेंगे, ये वात को बढ़ाएंगे। गुरु नहीं होती है ये, ठीक है, लघु होती है। तो लघु गुण के कारण क्या करेंगी, ये वात को बढ़ाएंगी। क्लियर होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट आता है पित्त। पित्त कैसे, हमारा अम्ल, लवण और कटु, इनसे हमारा पित्त बढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है अम्ल, लवण और कटु, कोई इनका सेवन करेगा तो पित्त बढ़ेगा। ठीक है। जो क्रोध करेगा, गुस्सा ज्यादा करेगा, उसके अंदर पित्त बढ़ेगा। जो जो ज्यादा गरम गरम चीजें खाएगा, जैसे कि तिल का तेल हुआ, या फिर मछली हुई, या फिर हमारी छाछ हुई, छाछ से भी पित्त बढ़ता है, ध्यान रखना। तो कोई ऐसे ऐसे पदार्थ का सेवन करेगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर पित्त ज्यादा बढ़ेगा।
बात समझ आई? तो सारे इनके कारण है, इनको एक बार तुम देख लेना। तो सुश्रुत के अनुसार अब इसके लक्षण देखते हैं। अभी हमने कारण देखे, अब इनके लक्षण देखते हैं, मतलब सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो कोस्ट मतलब उदर यानी कि एब्डोमेन, एब्डोमेन में सुई चुभने से पीड़ा होगी, वायु का संचार होगा, खट्टी डकारें आएंगी, शरीर में दहा आएगी, जी मचलाएगा, ये सब क्या है, दोषों के प्रकोप के लक्षण हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अगर सपोज करो पहली स्टेज संचय से अगर प्रकोप में आ जाते हैं तो ये हमें सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा अब तक कि पहली अवस्था पढ़ी हमने, ठीक है, दूध बॉईल हुआ, ठीक है, जो थी हमारी संचय। दूसरी क्या है, दूध ऊपर तक आया यहाँ तक, वो क्या हो गई, हमारी प्रकोप अवस्था हो गई, वो हमने अच्छे से पढ़ ली। अब क्या होगा, दूध गिरकर बाहर आएगा। ठीक है, अब दूध गिरकर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, इस अवस्था को हम बोलते हैं प्रसर अवस्था। प्रसर अवस्था बोलते हैं। प्रसर का मतलब होता है फैलना, फैलना भी कैसे, अपने स्थान से हटकर फैलना। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो प्रकोपित दोष होते हैं प्रसर कर सर्व शरीर में या किसी एक जगह पर जाकर फैल जाते हैं। चक्रपाणि ने इसका एग्जांपल दिया है फर्मेंटेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर आटा डाला और इसके अंदर यीस्ट डाल दी। यीस्ट डालने के बाद क्या होता है, खमीर लगता है, खमीर लग के वो ऊपर आता है, फैलता है और बर्तन से बाहर गिरना स्टार्ट होता है। तो चक्रपाणि ने बिल्कुल सेम वही एग्जांपल दिया है, आप चाहे तो अपनी बुक से पढ़ सकते हो इसको। तो इसमें आचार्य मतलब सुश्रुत ने इसके 15 प्रकार बताए हैं। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। तीन तो हमारे पास दोष ही होते हैं, वात, पित्त, कफ, है ना, एक रक्त और जोड़ लो। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें इनको मिला मिला कर लिखना है। तो चार प्रकार तो ये हो गए, वात, वात पित्त कफ और रक्त। अब वात पित्त को मिला दो, ठीक है, इन दोनों को मिला दो, फिर वात कफ को मिला दो, फिर पित्त कफ को मिला दो, फिर वात रक्त को मिला दो। ठीक है, फिर पित्त रक्त को मिला दो, कफ रक्त को मिला दो। अब इन तीन तीन का ले लो कॉम्बिनेशन, लाइक वात पित्त कफ। ठीक है, वात पित्त कफ, ये रहा वात पित्त कफ ले लो। ठीक है, पित्त कफ रक्त ले लो, वात कफ रक्त ले लो। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, चार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब इन तीन के बाद इन चारों का कॉम्बिनेशन ले लो, अब लास्ट में वात पित्त कफ और रक्त। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके टोटल 15 प्रकार बन जाएंगे प्रसर अवस्था के। तो बहुत सिंपल है, इनके बारे में तुम्हें कुछ अंदर से याद नहीं करना है, बस ये 15 के 15 प्रकार तुम्हें एग्जाम में लिख कर आने हैं। अब लक्षण क्या देखने के लिए मिलेंगे, मतलब सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, अगर वात बढ़ा है तो उदर यानी कि एब्डोमेन में वेदना होगी और गुड़गुड़ाहट शब्द आएगी, ऐसा लगेगा कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पित्त, सॉरी, अगर पित्त बड़ा है तो धुएं के समान श्वास लेगा पेशेंट, डकार आएगी उसे। और अगर कफ बड़ा है तो भोजन नहीं पचेगा। छर्दी मतलब क्या होता है, एक तरीके से वॉमिटिंग होना, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी और अंगों में दर्द रहेगा। ठीक है, पेशेंट को बोलेगा कि मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन अवस्थाएं पढ़ ली हैं। अब चौथी अवस्था आती है स्थान संश्रय। अब ये पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। देखो, हमने पहली तीन अवस्थाएं पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीन अवस्थाओं में क्या हो रहा था, जो दोष हो रहे थे ना वो बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, अपनी ही जगह पर बढ़ रहे थे और दूसरी जगह पर भी जाने लगे थे। लेकिन जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इसमें होता है स्थान संश्रय। स्थान संश्रय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोष वात दोष है, वात दोष बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, और वात दोष बढ़ने के बाद में कहाँ गया, हमारे अमाशय में जाकर बैठ गया। ठीक है, अमाशय में जाकर बैठ गया और कुछ व्याधि उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब अमाशय में कह सकते हैं हम, या फिर ऐसा सोच सकते हो कि हमारा वात दोष बढ़ा, साथ में इसने क्या करा, रक्त धातु को दूषित कर दिया और रक्त के साथ जाकर बैठ गया। तो दोष क्या करेगा यहाँ पर, दोष दूष्य के साथ मिलेगा। दोष तो वात पित्त कफ रहेंगे। अब दूष्य यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है। ठीक है, हमारे 7 प्रकार की धातु हो सकती है, हमारे 3 मल हो सकते हैं, या और भी कुछ भी चीज हो सकती है। तो दोष क्या करेगा, जो वात पित्त कफ में से कोई भी एक दोष या दो दोष मिलकर या तीनों दोष मिलकर इसके साथ मिलेंगे, दूष्य के साथ मिलेंगे और मिलकर एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी डिजीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अतिसार होता है, अतिसार का मतलब होता है डायरिया। तो इसमें क्या होगा, पित्त दोष बढ़ेगा, पित्त दोष बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में वात और कफ को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो पित्त दोष बढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, गुदा में जाएगा। गुदा क्या होती है, हमारा रेक्टम होता है। अब रेक्टम में जाकर बैठ जाएंगे तीनों दोष, बैठेंगे और क्या करेंगे, मल की अति प्रवृत्ति कर देंगे। मतलब मल को बहुत तेजी से बाहर निकालेंगे। मल मतलब हमारा स्टूल, मतलब हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसको बहुत तेजी से बाहर निकालेंगे। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कि यहाँ पर स्थान संचय हुआ है, किसका, पित्त, वात और कफ का। पित्त जिसमें डोमिनेंट है और गुदा में क्या हुआ है, स्थान संचय हुआ है। तो पित्त क्या है, यहाँ पर दोष है, गुदा क्या है, यहाँ पर दूष्य है। तो इनका क्या हुआ है, दोष दूष्य समूचना के बाद की अवस्था आती है। ठीक है, सॉरी, दोष, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी बात की नहीं, यही अवस्था होती है। जो ये दोष दूष्य आपस में मिल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं दोष दूष्य समूर्छना। ठीक है, ये कोटेशन याद करना, क्या बोलते हैं इसको हम, दोष दूष्य समूर्छना। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपका एमसीक्यू में, क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा कि दोष दूष्य समूर्छना क्रिया काल की किस स्टेज में आती है।
दोष दूसरे समूर्चना क्रियाकाली किस स्टेज में आती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? स्थान संचय में आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोष दूसरे के साथ मिलता है और किसी भी एक स्थान पर जाकर बैठ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? दोष दूसरे समूर्चना कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दोष दूसरे समूर्चना अगर उदर में होती है, एब्डोमेन में अगर वो बैठते हैं, तो एब्डोमेन में क्या होगा? विसूचिका होगी, यानी कि सुई चुभने से पीड़ा होगी, ऐसा कोई सुई चुभा रहा है, या फिर अतिसार हो जाएगा। गुदा में जाकर बैठता है तो अर्श हो जाएगा। जत्रु में मतलब, जत्रु मतलब होता है क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर जाकर बैठता है तो नासा में, यानी कि नोज में कोई डिजीज हो सकती है, आई में कोई डिजीज हो सकती है, कान में कोई डिजीज हो सकती है, या फिर मुख में कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे दोष दूष्य कहाँ जाकर एकत्रित हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये चौथी अवस्था थी। अब पांचवी अवस्था आती है व्यक्त अवस्था। अब व्यक्त अवस्था में क्या होती है कि यहाँ पर आकर जो है फल स्वरूप व्याधि के लक्षण हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, दोष दूसरी समोचना में क्या हो रहा था कि व्याधि के स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते थे, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्त अवस्था में व्याधि के स्पष्ट लक्षण मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मल ज्यादा निकलेगा, वहां तो मैंने एग्जांपल दिया था खाली, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पष्ट लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। अगर मल ज्यादा निकलेगा तो हम बोल देंगे पेशेंट को डायरिया हुआ है। अगर ताप बढ़ जाएगा तो हम बोल देंगे पेशेंट को ज्वर हुआ है। लेकिन अगर त्वचा का पीला पड़ना होगा तो हम बोल देंगे पेशेंट को कामला हुआ है, यानी जॉन्डिस हुआ है पेशेंट को। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं पांचवी अवस्था में। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर जो लक्षण है वो संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा व्यक्त अवस्था। नाम से पता चल रहा है व्यक्त मतलब कि चीज को हम दिखा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो व्यक्त अवस्था में सिर्फ ये चीज तो याद करनी है कि जो लक्षण होते हैं वो ठीक से दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी भेद अवस्था। अब भेद अवस्था में क्या होता है कि अब दोष धातु समूर्चना हो चुकी है, लक्षण नहीं प्रकोपित हो चुके हैं, लेकिन इस अवस्था में हम फाइनली डायग्नोज बना सकते हैं। डायग्नोज मतलब हम पहचान सकते हैं कि डिजीज जो है वात के कारण हुई है, पित्त के कारण हुई है, या कफ के कारण हुई है। तो ये हम पता लगा सकते हैं। तुम ऐसा सोच सकते हो, जैसे अगर हम एलोपैथ की बात करते हैं, किसी को अगर सोर थ्रोट होता है, किसी को अगर सोर थ्रोट होता है, ओ ए आर टी सॉरी, थ्रोट होता है, तो एक तो वो वायरल हो सकता है, ठीक है, दूसरा वो बैक्टीरियल हो सकता है। अब आप कैसे पहचानोगे? तो आप क्या करोगे, जो टंग कंप्रेसर आती है, ठीक है, डॉक्टर के पास होती है, जिससे जीभ को दबाकर देखते हैं डॉक्टर्स। तो क्या देखते हैं, अगर जो थ्रोट होता है, थ्रोट अगर पूरा एकदम से रेडिश हो रहा है, ठीक है, अगर पूरा रेडिश हो रहा है थ्रोट, तो वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन उसके अंदर अगर वाइटिश वाइटिश स्पॉट दिख रहे हैं या फिर येलोइश स्पॉट दिख रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है सोर थ्रोट के अंदर। ठीक है, तो अब हम कैसे पता लगा रहे हैं? ये बिल्कुल लास्ट की अवस्था है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, पेशेंट को स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, दोनों ही केस में होगी। वो बात अलग है, जो कफ का कलर है वो अलग रहेगा बैक्टीरियम और वायरल में, उस चीज पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन कॉमन सिम्टम क्या रहेगा, दोनों ही केस में क्या होगा, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में। लेकिन जैसे ही हमने डायग्नोज बनाएंगे कि हाँ वायरल है, बैक्टीरियल, तो हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे और बना लेंगे डायग्नोज। तो ऐसे ही हमें आयुर्वेद में क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वात पित्त और कफ का डायग्नोज बनाना होता है। सिर्फ हम वात पित्त कफ को तो हमें खोजना है। तो लक्षण इतने अच्छे से स्पष्ट हो जाते हैं कि वात पित्त और कफ मतलब डिजीज जो है वो वात की वजह से हुई है, पित्त की वजह से हुई है, या कफ की वजह से हुई है, ये हमें इजीली पता चल जाता है। ठीक है, अगर वात की वजह से डिजीज हुई है तो हम ऐसी औषधियां देंगे पेशेंट को जिससे वात कम हो जाए, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। औषधि मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है, ये टर्म भी याद कर लेना। अगर कहीं पर भी औषधि वर्ड आएगी, इसका मतलब होता है मेडिसिन। अगर ऐसी मतलब डिजीज उत्पन्न होगी जो पित्त की वजह से हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पित्त की वजह से होगी तो क्या होगा, पेशेंट को गुस्सा ज्यादा आएगा, ठीक है, पेशेंट को भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि पित्त की वजह से क्या होगा, अग्नि तृप्त हो जाएगी, अग्नि मतलब बढ़ जाएगी, जो खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा। और अगर कफ की वजह से कोई डिजीज हुई है तो अग्नि मंद हो जाएगी, तो पेशेंट को भूख कम लगेगी, आलस से ज्यादा आएगा। तो पेशेंट के सिम्टम्स हम पूछ कर हम पता लगा सकते हैं कि वात पित्त कफ में से किस दोष की वजह से पेशेंट को व्याधि हुई है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये होती है हमारी लास्ट की भेद अवस्था। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है पूरा क्रियाकाल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं। तो एमसीक्यू के लिए भी तुम्हें इस तरीके से इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है।
बस मैं आपके 2 मिनट्स और लूँगा। बस अगर आपने यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो बस 2 मिनट का आप प्लीज़ वेट करिए। तो हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2024 बैच के लिए। 2024 वाले बच्चों के लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट होगा हमारा 19 मई से। 19 मई 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो क्लास का टाइमिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप देख सकते हो। इसके अंदर वीकली हम लाइव क्लास लेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं आपके, ये सारा रिकॉर्डेड मोड पर आपको मिलेंगे। ठीक है, डाउट सेशन होगा इसके अंदर वीकली, और 2 इंस्टॉलमेंट में आप अपनी पेमेंट भी कर सकते हो। फी का प्राइस जो रहेगा वो 6000 रुपीज रहेगा। ठीक है, कोर्स का प्राइस हमारा 6000 रुपीज रहेगा। आप अगर आप इस वीडियो के बाद जाते हो तो एक कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, जिस कूपन कोड का नाम है हमारा बैच 2024। अगर आप बेस्ट 2024 यूज करते हो तो आपको 1000 रुपीज का और ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक डील रहेगी। ठीक है, डेमो लेक्चर्स भी आप वहां जाकर देख सकते हो, और जिसके अंदर आपको अच्छे से एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और सारा सिलेबस आपको एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग ही कवर कराया जाएगा, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। तो एक बार आप ऐप डाउनलोड जरूर करना, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्पल के लिए भी है और एंड्रॉइड के लिए भी है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप एक बार कोर्स जरूर ट्राई करना। ठीक है, आप परचेज मत करना, लेकिन एक बार आप डेमो लेक्चर्स लेकर जरूर देखना। ठीक है, मैं लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।